आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के मोहन भागवत के बयान की। दरअसल दिल्ली में पिछले दिनों जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन ने देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक नई बहस जो है वो शुरू कर दी है और छात्रों के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, साथ ही जेएनजी पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था उसने भी जो है अब तक उस मामले को शांत नहीं किया है। चाहे संसद का मॉनसून सत्र हो या फिर नेताओं की बयानबाजी, हर तरफ ये मुद्दा आज भी गर्म है और संसद का मॉनसून सत्र इसकी वजह से लगातार प्रभावित भी हो रहा है, चूंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेएनजी के समर्थन में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान किस ओर इशारा करता है ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे और आपको इस बयान के मायने भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आज जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो आपको सुनाते हैं कि संसद के मॉनसून सत्र में भाग लेने पहुंचे सांसदों से जब मोहन भागवत के बयान को लेकर के सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। वही तो जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वही तो हम कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को मोहन भागवत जी हमें सुनाने की बजाय होम मिनिस्टर को बोलो कि पार्लियामेंट में आकर जवाब दे। वही तो हम चाहते हैं कि यूथ अगर ऐसा रहेगा, डेस्परेट हो जाएगा तो कंट्री कैसे चलेगा। जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, हम फ्यूचर को ही नहीं देख रहे। यही हमारी डिमांड है कि इतने दिन से पार्लियामेंट में डेडलॉक चल रहा है कि होम मिनिस्टर साहब कहां चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब तो चलो उनका तो अपना स्टाइल है और होम मिनिस्टर को तो आकर बताना चाहिए। तो ये नितिन नवीन जी तक खबर पहुंची कि नहीं? वायरस को वायरस बोला था ना उन्होंने, और एक लिमय साहब हैं उन तक पहुंची कि नहीं? अमित शाह जी तक पहुंची कि नहीं? सवाल ये नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, सवाल है कि आप हताश, आपने उनकी भाषा कॉपी करने की कोशिश की। यही लगभग मेरे हिसाब से दृष्टिकोण हमारी सरकार का भी है। आपने देखा होगा जब सीजीपी के साथ उन्होंने नेगोशिएशन किया उसके बाद हमने कभी उनपे नहीं कहा कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं, स्वाभाविक रूप से अगर जनता और खासकर युवाओं में कुछ चीजों के लेकर आक्रोश है या उनकी मनोस्थिति कुछ अलग है तो उसका हम लोग को देखना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। मैंने भी अपनी पार्लियामेंट्री स्पीच में यही कहा। हमारी दिक्कत है विपक्ष से, विपक्ष इसको अपना साधन बना के उसको सड़कों पर उतार रही है। इस अपने रिएक्शन को उनको सदन में इसकी चर्चा करनी चाहिए। हम लोग तो उत्सुक हैं। अब सभी सांसद यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से बैठे हुए हैं अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेके और उसका आप लोग सदन में चर्चा नहीं करना देते। हमारी दिक्कत उससे है, हमारी छात्रों से दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक कहा है, ठीक कहा है आदरणीय सरसंघचालक जी ने एकदम सही कहा है। संवाद छात्रों से होते ही रहना चाहिए और संवाद से ही समाधान निकलता है। और छात्र, नौजवान देश के भविष्य है और संवाद होता ही रहना चाहिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार छात्रों को, नौजवानों को संदेश भी दे रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं। लेकिन छात्र आंदोलन के आड़ में जो देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती है, जो विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन छात्रों से तो हमेशा संवाद होते ही रहना चाहिए। संवाद से ही समाधान निकलता है। सही कहा है सर संचालक जी ने। उन्होंने ये भी कहा है सर कि जेएनजी और जेन अल्फा पिछली पीढ़ियों की तुलना में सबसे ईमानदार पीढ़ी है और उन पर भरोसा किया जा सकता है। सही बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी दो राय नहीं है। हमारे पहले ही बोला, हमारे नौजवान, हमारे युवा वही देश के भविष्य, ईमानदार पीढ़ी है। छात्र और नौजवान आगे चल के देश का भविष्य होते हैं। देश का युवा कतई देशद्रोही नहीं है। प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उस प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हिंसा कायम की, वो तकलीफदेह है।
तो देश का युवा देशद्रोही नहीं है, बल्कि वो हमारे भारत का ही हिस्सा है। मोहन भागवत के इस बयान ने एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है और विपक्ष अब कह रहा है कि बीजेपी वालों को अपने मोहन भागवत की ओर से उठाए गए इन सवालों का जवाब देना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह बिहार से जुड़ चुके हैं। उनसे हम इस बयान को भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मोहन भागवत का ये बयान क्या और किसकी ओर इशारा करता है। सबसे पहले तो मनोज जी, मोहन भागवत के बयान को आपने सुना और उनके इस बयान के मायने क्या है, चूंकि उन्होंने जेनजी को फुल ऑन समर्थन दिया है और कहा है कि वो देशद्रोही नहीं है, हमारे देश के ही हिस्से हैं। उसके बाद में ये आंदोलन देश के कई हिस्से तक फैल गया था और इस तरह से ये आंदोलन ने रूप पकड़ लिया। उसके बाद जो पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग हैं उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 1974 की कहीं पुनरावृत्ति न हो जाए। वैसी स्थिति में सरकार के लिए भी जो है ये बड़ा मतलब कि उसके सामने संकट जो है खड़ा होता हुआ प्रतीत भी हो रहा है। लेकिन इसको जो है कहीं ना कहीं मोहन भागवत के बयान से और जेएनजी के साथ जो है उन्होंने जो सीधा संवाद किया है, इसको लेकर के भी ये चर्चा हो रही है कि मोहन भागवत डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए। और जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि यह जो है देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी चीज है आंदोलन करना, इस बदले माहौल में राष्ट्रीय जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत ने जेएनजी युवाओं से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि युवा प्रदर्शनकारी कोई एंटी नेशनल नहीं है, बल्कि उनकी बातें नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि इन युवाओं का विरोध प्रदर्शन जायज है, ये कोई विद्रोह नहीं है, बल्कि यह देश में लोकतांत्रिक तरीके का यह विस्तार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संघ ने हर तरह से आंदोलन का समर्थन कर दिया है। भागवत ने साफ कहा कि संवैधानिक तरीके और संवाद हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी उन्होंने विरोध के अधिकार को स्वीकार तो किया, लेकिन कानून और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रह करके लोकतांत्रिक जो अधिकार है, जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन करने का वो पक्ष नहीं है। यही संतुलन उनके पूरे संदेश का सबसे बड़ा हिस्सा जो है अहम हिस्सा माना जा रहा है। कुल मिलाकर के मोहन भागवत का जो बयान आया है इसमें केवल जेएनजी को संबोधित भाषण, जेएनजी के लिए संबोधित भाषण नहीं है या मैसेज नहीं है, यह बदलते भारत, बदलती राजनीति और बदलती सामाजिक सोच को समझने की कोशिश भी है। संघ लंबे समय से अनुशासन और संगठन की बात करता रहा है, लेकिन इस बार उनके शीर्ष नेतृत्व ने सुनने की जरूरत पर भी उतना ही जोर दिया जितना कि पहले से होता रहा है। यह संदेश युवाओं के लिए भरोसे का संकेत है, वहीं सरकार, प्रशासन और समाज के लिए भी एक याद दिलाने वाला संदेश है कि सवाल पूछने वाली पीढ़ी को खारिज करने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। आने वाले समय में यह बदलाव केवल शब्दों तक सीमित रहता है या व्यवहार और नीतियों में भी दिखाई देता है, इस पर सबकी नजर है। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल एनालिस्ट जो लोग हैं वो लोग जो है कह रहे थे कि 1974 की पुनरावृत्ति कहीं नहीं हो जाए, ये बिगड़ बात है कि जो 74 का जो आंदोलन था उस समय जेपी मूवमेंट के नाम से जो है उसकी पहचान मिली थी और जयप्रकाश नारायण जो है लगे हुए पॉलिटिशियन रहे थे उस समय थे, काफी उम्रदराज थे, उनके पास काफी लंबा अनुभव था। और यहाँ पर जो जेएनजी का जो आंदोलन जो अभी शुरू हुआ, जंतर मंतर से शुरुआत हुई, देश के कई हिस्सों में जो है छात्रों ने आंदोलन किया, जो है लाठी चार्ज हुआ, वाटर फॉगिंग हुआ, मतलब कि तरह तरह के जो परिस्थितियां जो सामने दिखी, वो परिस्थितियां जो है उस समय भी जो है 74 में भी वो परिस्थितियां बनी थी। इसलिए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो विश्लेषण कर रहे थे कि कहीं 74 की पुनरावृत्ति न हो जाए। ये जो आंदोलन जो यहाँ पर छात्रों का चल रहा है, इस आंदोलन का साफ तौर पे भागवत का कहना है कि शिक्षा में बदलाव, बदलती राजनीति, बदलती तस्वीर, देश की बदलती तस्वीर है ये। मनोज जी एक सवाल आपसे यहाँ पे रहेगा, चूंकि देखिए मोहन भागवत जो है उन्होंने कहा है कि छात्रों से संवाद होना चाहिए। जब मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ये कह रहे हैं तो फिर विपक्ष जब संसद के अंदर चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह आए, छात्रों के मुद्दे पर बात करे, लाठीचार्ज पर बात करे, तो क्यों नदारद है?
अगर अमित शाह आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, तो ये जो संसद का पूरा मॉनसून सत्र जो प्रभावित हो रहा है, हर दिन अमित शाह आए, जवाबदेही दे लाठीचार्ज पर, छात्रों के मुद्दों पर, क्यों बीजेपी भाग रही है और खास करके अमित शाह भाग रहे हैं? जब मोहन भागवत खुले मंच से कह रहे हैं कि छात्रों से संवाद होना चाहिए, फिर छात्रों की आवाज अगर विपक्ष के सांसद बन रहे हैं तो उनकी आवाजों को क्यों नहीं संसद के मॉनसून सत्र में सुना जा रहा है? मनोज जी, बच्चों से होना चाहिए, ये संवाद नहीं हो रहा है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप दोनों का जो है बच्चों से जो है सीधा संवाद होना चाहिए, क्योंकि युवा जब भीड़ जाएंगे, युवा जब लग जाएंगे तो वैसी स्थिति में देश की सत्ता जो है आंधी की तरह माने गायब हो जाती है। इतिहास साक्षी है और मोहन भागवत को कहीं ना कहीं ये बात दिखाई दे रही है और मोहन भागवत को ऐसा लग रहा है कि सत्ता सूख में कहीं जो है ये लोग ऐसा मशगूल हो गए हैं कि आने वाले समय में आने वाला समय कैसा होगा इस पर लोगों की निगाह नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि जब छात्रों का आंदोलन हो रहा है, जिंदगी का जब प्रदर्शन हो रहा है, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लाठीचार्ज है, उस समय तो सरकार को बात करनी चाहिए, छात्रों से बात करनी चाहिए कि आपकी समस्या क्या है। एक नीट पेपर जो लीक कांड है, ये है जाहिर सी बात है कि पूरे देश भर में जो है इसकी चिड़चिड़ी हो रही है। सारे युवा इसे जो है प्रभावित हैं। वैसे युवा प्रभावित हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और जो अच्छे खासे परिवार के जो बच्चे हैं उसमें जो है इसमें सफलता मिल जा रही है। मतलब कि बच्चों का ये आरोप है कि क्वेश्चन पेपर जब लीक हो गया, क्वेश्चन दिख जा रहा है, तो हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं। जाहिर सी बात है कि बच्चे जो है होंगे ही होंगे। तो ये सीधा संवाद करने के लिए मोहन भागवत कह रहे हैं छात्रों का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इतिहास दोहराता है, अपने आप को दोहराता है। मोहन भागवत का जो बयान है वो कह रहे हैं और सरकार को भी एक तरह से चेतावनी ही कहा जाएगा। वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं संभले तो कहीं 74 की पूर्ति न हो जाए। अप्रत्यक्ष रूप में जो है उनके कहने का मायने जो है यही निकाले जा रहे हैं कि छात्रों को सुनिए, अगर छात्र जो है रिवोल्ट किया गए तो इतिहास जो है फिर अपने आप को दोहराएगा। और इसमें अमित शाह हो जो है हालांकि नरेंद्र मोदी ने जो है अपना संवाद करने का लेकिन वन साइडेड संवाद दिखाया जाएगा बच्चों के साथ आमने सामने बैठ करके, या फिर संसद में जो विपक्ष के नेता हैं जो बोल रहे हैं वहां पर उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संसद हो चाहे सदन का कोई भी सदन हो अपने देश का, ये विपक्ष जो है जनता की आवाज बनता है। जनता की आवाज जो है वो लोग अपना उठाते हैं। यहाँ पर छात्रों का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए जो है अमित शाह सामने नहीं आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी सामने नहीं आ रहे हैं। इस पर जो है मोहन भागवत को चिंता बढ़ गई है और मोहन भागवत आगे का तस्वीर देख रहे हैं कि कहीं जो है 74 की पुनरावृत्ति न हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ जंतर मंतर पर ही आंदोलन नहीं हुआ, जंतर मंतर पर ही लाठीचार्ज नहीं हुआ, जंतर मंतर पर ही जो है वाटर फॉगिंग नहीं हुआ, बल्कि ये देशव्यापी हुआ है। यहाँ पटना की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर राजधानी में अभी दो दिन पहले तक जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अगर बोल दिया कि जो भी आंदोलन में जो बच्चों की गिरफ्तारी हुई या फिर जिन पर FIR हुआ सबको ड्रॉप किया जाएगा और जिनकी गिरफ्तारी हुई उनको छोड़ दिया जाएगा। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में अभी तक जो है उसकी मांग को लेकर के नरेंद्र मोदी अगर बोल दिए हैं, सरकार अगर जो है केंद्र सरकार ने अगर कह दिया है, वैसी स्थिति में अभी तक जो है बिहार में उसका पालन अभी तक नहीं किया गया है। इसी के विरोध में जो है 2 दिन पहले दिल्ली रोड में इंटरप्रेस गोलंबर पर जो है काफी जो है छात्र यहाँ पर हंगामा किए। सारे लगभग जो छात्र यूनियन सब है सब मिल करके जो है यहाँ पर विपक्ष के लोगों का भी साथ मिला था। युवा कांग्रेस जो है साथ में युवा कांग्रेस का यहाँ पर साथ मिला था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर जो है साथ में जो है लीड कर रहे थे। तो वैसी स्थिति में विपक्ष जो है छात्रों के साथ में है और ये सबसे बड़ी कमी मोहन भागवत को ये दिखाई दे रहा है कि अगर जो है जेपी की तरह जो है कुशल पॉलिटिशियन अगर कोई नेतृत्व कर दिया छात्रों का, तो वैसी स्थिति में जो है सरकार के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। वो मोहन भागवत जो कह रहे हैं उस पर सरकार को अमल जरूर करना चाहिए। देखा जी, चलिए, मोहन भागवत जो कह रहे हैं उस पर सरकार को अमल करना चाहिए, लेकिन सरकार फिलहाल अमल करती हुई नजर नहीं आ रही है। एक छोटे शब्दों में एक बार जरूर समझाइएगा कि संघ प्रमुख भागवत के बयान में
किसके लिए संदेश जो है वो साफ नजर आ रहा है? चूंकि एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि इनके इस बयान से बीजेपी ज़रूर बैकफुट पर आ गई है, चूंकि मोहन भागवत का यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला नजर आ रहा है, जिसने छात्रों को नजरअंदाज किया, छात्रों की बातों को नहीं सुना, देश भर में मुद्दा उठा, पूरे विश्व में किरकिरी हुई, तब जाके बीजेपी जो है उसमें एक्शन लेना स्टार्ट की। किसके लिए संदेश छुपा है और जिसके लिए भी संदेश छुपा है कि आने वाले दिनों में इनके बयान से वो लोग समझने की कोशिश करेंगे या सीख लेंगे? देखिए रेखा जी, मोहन भागवत का संदेश दोनों तरफ के लिए, छात्रों के लिए भी है और इधर सरकार के लिए भी है। सरकार को भी जो है वो कह रहे हैं कि छात्रों से संवाद होना चाहिए, छात्रों को भी कह रहे हैं कि आपका अधिकार जायज है, आपका जो है प्रदर्शन जायज है, लेकिन मर्यादाओं में रहते हुए। तो दोनों के लिए मैसेज है। मोहन भागवत का जो बयान है दोनों के लिए है, छात्रों को भी जो है समझा रहे हैं और इधर सरकार को भी जो है समझा रहे हैं। अब सरकार कितना मानेगी नहीं मानेगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन विगत कुछ साल पहले एक दबी जुबान में जो है चर्चा जो होना, सियासत के गलियारे में चर्चा होना शुरू हो गया था कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है और संघ में आजकल ठीक नहीं चल रहा है और ये जो है कैसे न कैसे जो है डैमेज कंट्रोल किया गया था। लेकिन संघ और जो सरकार है, मौजूदा सरकार है बीजेपी की जो केंद्रीय जो नेतृत्व है, दोनों के बीच में जो है इसकी सुगबुगाहट सामने सियासत के गलियारे में आई थी। तो दोनों के बीच में पट नहीं रही है, क्योंकि संघ के माने जो चर्चा हो रही थी उसके मुताबिक संघ के लोगों का कहना है कि बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, अपने मनमाने तरीके से जो है सरकार चला रही है, लेकिन वो चलना नहीं चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, जनता का सुनना चाहिए। और जिस पर जो है बीजेपी मतलब कि अपने रास्ते से भटक गई है। संघ का जो है काम है कि संघ जो है बीजेपी को अपना सही रास्ता जो है दिखाता है, संघ ऐसा मानना है लोगों का। लेकिन संघ के पैटर्न पर, संघ के दिशा निर्देश पर जो है बीजेपी नेतृत्व नहीं चल रही है, इसका जो है आरोप लग रहा था। और मौजूदा समय में देख लीजिए मोहन भागवत का जो बयान आया है, इसे साफ जाहिर है कि वो जो है जो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर भी जो है उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो है आरोप लगाया है कि आपको जो है छात्रों से संवाद करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर जो है उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। इधर जो है छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मना भी रहे हैं, पुचकारते हुए जो है मतलब कि माने पुचकारना कहेंगे इसको, टूटी फूटी भाषा में पुचकारना कहेंगे कि बच्चे जो भी आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है, आप करिए, ये जरूरी है। लेकिन माने स्वच्छ लोकतंत्र में प्रदर्शन करना ये जो है माने लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। आप अपनी बात रखने का, आपकी बात रखने का एक साधन है, इन मर्यादाओं के अंदर में रह करके करिए। और देखिए जो भी आंदोलन होता है उसमें अगर छात्रों का आंदोलन होता है, वैसी स्थिति में माने इसके पहले का जब इतिहास उठा करके देखिएगा तो जो छात्रों का आंदोलन होता रहा है उसमें जो है सरकारी संपत्तियों को नुकसान होता रहा। जो 1991 में जब आरक्षण समंडल वाला जो मंडल कमंडल जो है की बात जो उस समय हुई थी और उस पर जो है छात्रों ने आंदोलन किया था, उस समय जो है बहुत भारी मात्रा में जो है सरकारी संपत्तियों की क्षति पहुंचाई गई थी। 1974 में भी जो है सरकारी संपत्तियों की क्षति पहुंचाई गई थी। तो ये जब छात्र जब उग्र हो जाएंगे तो सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाएंगे। उसके बाद में सरकारी तंत्र जो भी है उसके खिलाफ में भी मोर्चा खोल देंगे। सरकार के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो युवा पीढ़ी को साथ में ले करके चलने में ही जो है भलाई है किसी भी सरकार का। तो अगर युवा पीढ़ी अगर चाहे तो सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। इतिहास साक्षी है इस बार का। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर बाकी कुछ जो भी विधानसभा चुनाव अभी तीन जगह जो उपचुनाव हुए हैं, बांकीपुर की बात करें तो यहाँ पर बांकीपुर में तो ये भी बात सामने आ रहा है कि बांकीपुर विधानसभा में 30,000 युवा वोटर थे जिन लोगों ने मोर्चा खोल दिया था कि सरकार के खिलाफ में हम लोग वोट करेंगे, बीजेपी के खिलाफ में हम लोग वोट करेंगे। और वो जन सुराज के कार्यकर्ता नहीं होते हुए भी जन सुराज के समर्थन में वो उतर गए थे, ये भी जो है बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर के युवा पीढ़ी अगर चाह लेगा तो फिर सरकार के लिए जो है भारी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मोहन भागवत ने दोनों को आगाह किया, सरकार को तो आगाह किया ही, मैंने बीजेपी के सुप्रीमो को तो आगाह किया ही किया है। उनके लिए भी मैसेज है। अगर जो है मोहन भागवत की बात पर अगर बीजेपी सुप्रीमो जो है अगर माने फॉलो नहीं करते हैं
वैसी स्थिति में आने वाले पार्लियामेंट्री चुनाव में इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। तो मोहन भागवत को दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी के सुप्रीमो जो बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा कि अगर समय रहते छात्रों की बातों को नहीं सुना गया, छात्रों के मुद्दे को अनसुना किया गया, तो अभी फिलहाल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। अगर छात्र ऐसे ही उग्र होते रहें तो आने वाले दिनों में क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा है कि छात्रों जो हैं वो हमारे देश के छात्र हैं, वो देशद्रोही नहीं हैं। उनकी बातों को सुनिए, अमल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है, अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है जहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जेपीएससी की। दरअसल जेपीएससी छात्रों का आंदोलन लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी है और छात्र अब हेमंत सोरेन से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हेमंत सोरेन से मुलाकात में किन शर्तों को जो है वो मुख्यमंत्री के सामने छात्र रखते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो छात्र का आंदोलन है वो अभी भी जारी है, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, सभी अब छात्रों के आंदोलन में अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं और छात्रों को न्याय मिले इसकी बातें कहते भी नजर आ रहे हैं। हमारी डेलीगेशन गई है, हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे, राहुल जी ये करेंगे, राहुल जी क्या क्या करेंगे ये बता दीजिए, लिस्ट हमें दे दीजिए मोदी जी से मंगवा के। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? आज 18वां दिन है, देखा आपने हाउस के अंदर मोदी जी को या अमित शाह को? राहुल जी वहां क्यों नहीं गए, राहुल जी वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कमाल कर रहे हैं आप लोग। प्रयागराज में राहुल जी का मोहन भागवत जो है, मोहन भागवत जी कह रहे हैं। अरे छोड़िए उस आदमी को जो यहाँ का मेंबर नहीं, उसके बारे में क्या बात है यहाँ बोलिए। Sir, Rijuju ji also has reached out to Mr. Rahul Gandhi saying there should be smooth functioning of Parliament and there should be. So ask him to bring Home Minister. Ask him to bring the Home Minister to the Parliament. Ask him to request the Home Minister. Yesterday, the Chairman of the Rajya Sabha conveyed the sentiment of the opposition to Mr. Kiran Rijiju. The sentiment was, please bring Amit Shah ji to the House. Please ask him to make a statement on the police excesses that took place in the capital and elsewhere in the country. Why doesn't Kiran Rijiju bring him? दादा तबीयत खड़ा होते हैं तो हिलने लगते हैं, थोड़ी सी पेशाब हुई थी तो पूरी खून की तरह हुई, होठ सूख रहे हैं। हमारा हालात सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार से जब ऐसी तबीयत खराब है, दिन गुजरता जा रहा है, लगातार प्रोटेस्ट आप लोग बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सुन लीजिए, वरना हम सबों का कहना है फिर आप नहीं सुनेंगे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप उस पद पर रहने लायक नहीं है। जब आप सुनते ही नहीं है, जब छात्रों की समस्या आपको समस्या लगती ही नहीं, समस्या नहीं है ये हत्या है, उनकी अधिकार की हत्या, उनके माता पिता के अधिकार की हत्या। देखिए सर, हमारा एक ही चीज कहना है, आपके चैनल के माध्यम से उन तक मेरी बात पहुंच जाए। हेमंत सोरेन जी, आप हमारे गार्जियन हैं, आपको हम अपना गार्जियन मानते हैं और हम अपना हितैषी समझते हैं।
कुछ लोग आपको बहका रहे हैं, उनके बहकावे में ना आकर के आप डायरेक्ट संवाद करें। डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी जो हैं, वो डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं। आप प्रतिनिधि मंडल जो बना करके भेज रहे हैं, दूसरे से मंत्री विधायक को भेज रहे हैं, उनसे बात नहीं होगी। जब भी बात करेंगे हम लोग आपके सामने करेंगे और ऑन कैमरा सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और झारखंड के यूट्यूबर सबके सामने बात होगी। नेशनल न्यूज है और जो भी है इंटरनेशनल न्यूज और जो झारखंड के न्यूज, सभी न्यूज वाले के सामने बात होगी और हमारी साफ सुथरा कहना है, जो मांग है सामने रखेंगे। अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो आप इस्तीफा दे दें। हमारा मांग क्या है? हमारा एक ही मांग है कि जो एग्जाम हुआ उसको रद्द कर दिया जाए और सीबीआई जांच हो, 90 दिनों के अंदर जो है सो जांच सुनिश्चित हो। देखिए, हम आप लोग का चैनल से सभी दर्शक लगातार देख रहे हैं, मेरा तबीयत का चेहरा भी बता रहा है। सिर्फ सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं और धीरे धीरे बोल पा रहे हैं। इसके अलावा जो बॉडी का बाकी ऑर्गन है वो लगभग सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ कोई मेडिकल टीम आई है आप लोग की हेल्थ की जांच करने के लिए, स्वास्थ्य जांच के लिए? हाँ, जांच के लिए आती है। आप बताइए कि इस सिचुएशन में आपकी हालत खराब हो रही है, इतने दिन हो गए आपकी भूख हड़ताल को, कोई संभावना बनती दिखाई दे रही है कि कब ये खत्म होगा, कब सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा छात्र के प्रति असंवेदनशील है। कभी उनका कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि वार्ता के लिए सरकार तैयार है, प्रतिनिधि मंडल का नाम भेजिए। ये 3 दिनों से चल रहा है, लेकिन फाइनल बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं। अगर अलग झारखंड में या देश की आज़ादी में इतना लोग शहीद हुए, तो हमको लगता है कि जेपीएससी और जेएसएससी के सुधार में अगर कुर्बानी के रास्ते में भी जाना पड़े तो ये गलत नहीं है। तो आपके जो दूसरे साइड में कैंप लगा है छात्रों का, उन्होंने 11 लोगों का नाम दिया है सर, तो आप लोग चाहेंगे आप लोग उसी प्रतिनिधि मंडल के साथ जाए? देखिए, एकदम बिल्कुल एक ही साथ वार्ता होना चाहिए, ताकि ये वार्ता एक ऐसा अहम और महत्वपूर्ण हो कि राज्य के सभी छात्र संतुष्ट हो और जो अभी भ्रष्ट सिस्टम में पेपर लीक आसान हो गया है, पैरवी से नौकरी लेना आसान बात हो गया है, धांधली करके घर में आंसर शीट बना करके आयोग में जानकारी लेना आसान हो गया है। तो हम लोग मिलजुल करके एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें बिल्कुल ही किसी प्रकार का धांधली असंभव हो, पेपर लीक असंभव हो और एक ऐसा व्यवस्था हो कि जो पढ़ेगा वही बीडीओसी और डीएसपी बनेगा, जो पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगा। तो ये तो राज्य के समस्त छात्रों के हित का है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की। दरअसल झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी सदन के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जो है वो होता हुआ नजर आया। यानी कि बीजेपी के तमाम विधायक और साथ ही बीजेपी के सहयोगियों ने भी जो है वो जेपीएससी घोटाले का मुद्दा उठाया और सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ किया जा रहा है। देखिए, अभी ज्वलंत मुद्दा है और झारखंड का ही नहीं है, पूरे झारखंड की ज्वलंत मुद्दा है। और मैं तो बार बार कहता हूं, हम लोग तो जनप्रतिनिधि, हमें तो प्रत्येक 5 साल में एग्जाम देना होता है जनता की अदालत में। और ये जो लोग आज पैसे से नौकरी लोग खरीद रहे हैं, तो अगले 20, 25, 30 वर्षों तक भ्रष्टाचार की रायता को ये लोग बोएंगे। तो इसलिए झारखंड को बचाना इस भ्रष्टाचार से जरूरी है। और इसलिए मैं
बार कहता हूं कि भाई ये आंदोलन सिर्फ बच्चों का नहीं है, झारखंड वासियों का है। देखिए, सबसे पहली बात हम बताना चाहेंगे कि सरकार वार्ता करे, बच्चों को आश्वासन दे, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। यहाँ जो मैटर है ये बच्चों के भविष्य से जो अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है उस पे मैटर है। आज बच्चे मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि हम एग्जाम दें और एग्जाम में हमारा रिजल्ट आए, तो आखिर कौन सा ऐसा संगठित नेटवर्क है जो पूरे तंत्र को अपने कब्जा में किए हुए है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। अभी तो डिग्रियां फर्जी अब आने लगी है। अब बताइए, जब फर्जी डिग्री आने लगी तो फिर उस फर्जी डिग्री का सत्यापन किसने किया? ये सारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखा रहा है, कहीं न कहीं एक गिरोह कार्य कर रहा है और सरकार को वार्ता से कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरे गिरोह को ध्यान में रखते हुए कहां तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है और पूरी ईमानदारी पूर्वक जो भी दोषी लोग हैं उस पे कार्रवाई करने की जरूरत है। अब आप बताइए कि जैक एग्जाम के 10वीं का एग्जाम का जो पेपर है वो आंसर शीट के साथ में लीक होता है। अब हम कहाँ रखेंगे, बच्चों को कहाँ भेजेंगे? 10वीं का भी आप लीक करा दे रहे हैं भैया। कहीं कोई सेंटर में जा करके आप देख रहे हैं कि पहले ही खुला हुआ इन्वेलप मिल रहा है, एग्जाम के पहले वो खुल जाता है। आखिर सिस्टम कहाँ चला गया? क्या सारे चीज आप आउटसोर्सिंग पे बेच दे रहे हैं? आप आउटसोर्सिंग ले लेते हैं और उसके बाद उन्हीं को सारा जवाबदेही दे देते हैं। ब्लैकलिस्टेड कंपनी भले ही बहुत जगह ब्लैकलिस्टेड हो जाए, जैसे भी क्यों न ब्लैकलिस्ट कर दे, हम तो उसी से एग्जाम कराएंगे, ऐसा आप ठान ही लिए हैं तो कुछ बात नहीं है। तो हमें लगता है कि बहुत ही ये संवेदनशील मुद्दा है। कहीं भी अगर पेपर लीक, OMR शीट में गड़बड़ी, फर्जी डिग्री, कुछ भी मैटर आता है, ये हम अपने आने वाले पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं और एक सुरक्षित भविष्य उनको नहीं दे रहे। इसलिए आज वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम मेहनत करें क्यों, कल तो पैसे से डिग्रियां बिकती है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सर्वदलीय बैठक होकर के इस पे एक अच्छा सा निर्णय होना चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं, जैसे केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया और उसमें त्वरित कार्रवाई, जो दोषी है उनका कठोर और त्वरित कार्रवाई हो, ऐसा एक व्यवस्था होनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। दरअसल संसद का मानसून सत्र भी आज जैसे ही शुरू हुआ, उससे शुरू होने से पहले ही विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया और अमित शाह जो हैं उनको लेकर के हंगामा करते नजर आए। यानी कि विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध 20 जुलाई को CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे को लेकर के किया गया। यानी कि विपक्ष सांसद जो है वो जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है वो लगातार अमित शाह से 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज को लेकर के कहने के लिए लगातार संसद में पहुंचने के लिए अपनी बातों को उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आज एक बार फिर से जैसे ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ उससे पहले ही सांसदों ने मकर द्वार पर हंगामा स्टार्ट किया और अमित शाह के खिलाफ और साथ ही राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे को लेकर के भी हंगामा किया। देखिए, इतना बड़ा घोटाला है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो बारिश हम लोगों को थोड़ी रोक सकती है। हम तो रोजाना ये करेंगे जब तक गवर्नमेंट सब स्पष्ट नहीं कर देगी जांच के जरिए कि कौन कौन दोषी है। किनारे वाले लोगों को पकड़ लिया, जो असली दोषी उनको छोड़ दिया। सर, सरकार अपील कर रही है कि महिला आरक्षण बिल पे सब साफ हुए। अब इस सरकार की बात पे कोई भरोसा कर सकता है? बिल्कुल गद्दी छुड़वा के ही छोड़ेंगे और जब तक गद्दी नहीं छुड़वा लेंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे वो देशद्रोही नहीं है। जैन जी के बारे में मैं मोहन भागवत जी से कहूंगा, आखिर जब आप ही के अनुयायी, आप ही के अधीनस्थ, आप ही के समर्थक हमारे बच्चों पर, जैन जी पर ये आरोप लगा रहे थे, तब आप किस निद्रा में थे? आखिर उनको क्यों नहीं टोका? आखिर कितने भारतीय जनता पार्टी या RSS के कैडर पे आपने कार्रवाई की या कराई? आज जब देख लिया कि पूरे देश का जैन जी का मूड BJP के खिलाफ है, RSS के खिलाफ है,
तब वो डैमेज कंट्रोल की बातें करते हैं। लेकिन हमारे जैन जी के जो लोग हैं, हमारे जो आने वाली नई पीढ़ी है, ये बहुत जागरूक पीढ़ी है, बहुत सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली पीढ़ी है, ये बहुत स्पष्टवादी पीढ़ी है। इस पीढ़ी के सामने आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हो, और करना भी चाहोगे तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की, जो कि आज से शुरू हो चुका है। और दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र जो है उसके भी हंगामेदार होने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश बनी हुई है, चूँकि कई सारे मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। वहीं दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने पहुंचे नेताओं ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। एक बहुत बड़ी योजना जो हमारी बहनों के लिए लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत 2500 रुपया महीना दिया जा रहा है, ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी योजना है। और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, दिल्ली के लोगों से वादा किया था, आज हम उसकी बधाई जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, सरकार को देना चाहते हैं। ये एक वो सोच है जो हमारी बहन बेटियों को मजबूत करती है, उनके भविष्य में उनके बच्चों को मजबूती देती है। और ये एक वो सोच है जो औरत को आत्मनिर्भर बनाने का बहनों को काम करती है। इसके लिए आज विधानसभा जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देगी। और आज बड़े इशू हैं, इसके साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड हैं, टूरिज्म से रिलेटेड हैं, और साथ में जो पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जिनको उम्र कैद की सजा हुई है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर दंगे कराए, दिल्ली के अंदर अंकित एक बेकसूर की जान लेने का काम किया, ऐसे हैवानियत के ऊपर भी आज जरूर दिल्ली के लोगों को चर्चा करनी चाहिए विधानसभा में। इसके ऊपर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी मार्च की बात कर रही है। मार्च अप्रैल तो मुझे पता नहीं, लेकिन मार्च आते आते कितने आम आदमी पार्टी के लोग जेल चले जाएंगे, ये हिसाब उन्हीं के पास होगा। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि साइकिल स्कैम हुआ है और हेल्थ स्कैम हुआ है। इन दो प्रमुख मुद्दों के ऊपर आज प्रोटेस्ट मार्च किया जाएगा गांधी। देखिए, उनके पास औरतों को मुद्दा ही नहीं बचता। झूठ, कपट और बेईमानी, ये तीन आम आदमी पार्टी के नाम है, यही उनके पास बचा है। आज भी आम आदमी पार्टी एक भी कागज लाके बताए कहां पे घोटाला हुआ, एक चीज लाके बताए। क्यों? क्योंकि दिल्ली की योजनाएं जो हैं हमारी बेटियों को साइकिल देने की और बहनों को 250 रुपया देने की, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उनसे पेट दर्द हो रहा है। केजरीवाल जी को वहां बैठे बैठे पंजाब में अनक्राउंड किंग के रूप में उनको डिप्रेशन हो रहा है देख के कि दिल्ली में क्या कुछ होए जा रहा है, दिल्ली बदल रही है। ये पीड़ा है और कोई पीड़ा नहीं है। दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली की सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना जो है वो शुरू कर दी है, और इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे, जिसके बाद से दिल्ली की महिलाएं तो खुश हैं ही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट में शामिल तमाम नेताओं ने जो है इस योजना को लेकर के खुशी जाहिर की है। मुझे खुशी है कि मेरी दिल्ली की बहनें खुश हैं, और जो वायदा हमने दिल्ली की बहनों के साथ किया, आज उसे हम निभा पा रहे हैं। मैं अपनी दिल्ली की बहनों को कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा उनके साथ हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार उनके साथ है, उनके सम्मान में, उनके सशक्तिकरण में सदैव उनके लिए निर्णय लेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उसका आज देख लीजिए किस प्रकार से महिलाएं आज दिल्ली की महिलाओं की ये प्रतिमूर्ति हैं, दिल्ली की महिलाओं की वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बता रही हैं कि महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं कितनी खुश हैं। इस वादे को पूरा होने में 2500 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, और जैसा कि वादा है, राखी पे हर बहन को एक त्योहार के रूप में गिफ्ट मिलने वाला है। उसी खुशी में आज मेरी महिलाएं, जो कि आज पहला दिन है, मेरी बहनें, मेरी माताएं यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए। और हम विधायक के नाते आज धन्यवाद प्रस्ताव भी लेके आ रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार का धन्यवाद अपना वादा पूरा करने के लिए। देखिए, इतिहास रचा गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा जो कहा वो किया। ये वादा किया था दिल्ली के चुनावों में, दिल्ली की बहनों से, दिल्ली की माताओं से, और उस दिल्ली लक्ष्मी योजना का वो वादा पूरा किया गया है। लाखों बहनें इसके फॉर्म भर रही हैं।
और जो उत्साह है बहनों में वो यहाँ दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद के लिए भी बहुत सारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। आज विधानसभा के सत्र का पहला दिन है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई पॉजिटिव शुरुआत है। आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि कई स्कैम हुआ उसको लेकर। देखिए, वो तो इतने दिनों से मांग कर रहे थे कि कब होगा कब होगा, अब आज हो गया है, आज भी वो रो रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी जो गंभीरता नहीं थी इस विषय पर, आज तो उन्हें आके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। एक बहुत बड़ी योजना जो हमारी बहनों के लिए लक्ष्मी योजना है, ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी योजना है। और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, दिल्ली के लोगों से वादा किया था, आज हम उसकी बधाई जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, सरकार को देना चाहते हैं। ये एक वो सोच है जो हमारी बहन बेटियों को मजबूत करती है, उनके भविष्य में उनके बच्चों को मजबूती देती है। और ये एक वो सोच है जो औरत को आत्मनिर्भर बनाने का बहनों को काम करती है। इसके लिए आज विधानसभा जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देगी। आज कहने नहीं, विनोद देखने का दिन है। देख रहे हो विनोद, आज 1 साल के अंदर दिल्ली की बहनों के लिए मोदी जी के मार्गदर्शन में और रेखा जी के नेतृत्व में 2500 रुपया मिलने का रास्ता खुल गया। और देख रहे हो विनोद, IIT की डिग्री गले में लटकाकर पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले लोगों ने अभी तक चुनाव से 3 महीने 4 महीने पहले अपने वोट की राजनीति के लिए बहनों की एम्पावरमेंट का काम किया है। देख रहे हो विनोद, कैसे 2 स्टार्क डिफरेंस है भाजपा के नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस और तथाकथित IIT की डिग्री गले में टांगे हुए मॉडल ऑफ गवर्नेंस। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने हैंडलूम डे से एक दिन पहले जो है यानी गुरुवार को लोगों से अपील की है कि वो हैंडलूम के उत्पाद खरीदे, वीडियो बनाए और बुनकरों को सशक्त करें। पीएम मोदी की इस अपील पर अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने पीएम की अपील को सराहा है और उनको इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, भारत की जो मूल संस्कृति है, जो भारत की कला है, जो भारत के संस्कार हैं, जो भारत का उत्थान का एक रास्ता है, वो उन छोटे आर्टिजन्स के माध्यम से निकलता है जो अपनी कलाकृति, अपने विचारों के माध्यम से उस कपड़े के ऊपर हमारी संस्कृति को और संस्कारों को उकेरते हैं। उसकी क्वालिटी में हमारे को मालूम है, हम सब लोगों को,
कि बहुत साल से 300 साल पहले अगर किसी हैंडलूम के द्वारा किसी प्रकार की कोई कलाकृति करी या वीवर्स के द्वारा किया, आर्टिजन्स के द्वारा किया गया, तो 300 साल के बाद भी आज उसके वो प्रिजर्व हैं और सुंदर लगते हैं और नए जैसे लगते हैं। केवल इस कला के माध्यम से ही नहीं, उनकी योग्यता के हिसाब से उनका सम्मान होना चाहिए। उनको जिस भी प्रकार के सुविधाएं सरकार को, उनका उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी आज हैंडलूम दिवस के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं और इस प्रकार की प्रदर्शनी लेकर आ रही है। तो सब लोग उन आर्टिजन्स को, उन वीवर्स को, उन कला के क्षेत्र के अंतर्गत महारत हासिल करने वालों के साथ खड़े होकर आज के दिन कम से कम कोई न कोई हैंडलूम का एक प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, जिससे हमारे को भी एक भाव आएगा कि नहीं, हमने देश के लिए उन आर्टिजन्स के लिए काम किया। आज ही नहीं, जब भी अवसर हो, अगर हमारे पास उसका कोई विकल्प अगर ना हो तब दूसरी जगह जाए, जब तक विकल्प है, अगर उस हैंडलूम के बने हुए वस्त्र या कोई भी चीज हम खरीदेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा संदेश भी होगा और अच्छा भाव भी होगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए नेशनल स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।